अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज ये स्टोरी जो है वो मैं सुन रही थी और मैं सोच रही थी कि माशाल्लाह हमारे इस्लाम में कितनी ताकत है और हमारा इस्लाम क्या क्या सिखाता है। सुभान अल्लाह। तो आप लोग भी ये स्टोरी सुनिए, देखिए, जानिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के नॉलेज में और ज़्यादा इजाफ़ा हो, ताकि आप लोग भी समझ पाए कि मोहब्बत और खुलूस से क्या क्या नहीं किया जा सकता। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और चलो स्टार्ट करते हैं आज की ये स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। मेरी रोज़ी रोटी का ज़रिया रिक्शा है। एक दिन सुबह सुबह एक मियाँ बीवी मेरे पास आए और बोले उन्हें लाहौर अड्डे तक जाना है। सवारी अच्छी थी, किराया भी ज़्यादा बनता था। सो मैंने हामी भर ली और उन्हें अड्डे तक ले गया। मियाँ बीवी को उतार कर मैं मुड़ने ही वाला था कि सामने से एक लड़की आती दिखाई दी। इस ख्याल से कि इसे कहीं जाना होगा, मैंने अपना रिक्शा रोक दिया। लड़की की उम्र 25 साल के करीब होगी। उसकी चाल में खासी खड़खड़ाहट थी। उसी वक्त वो मेरे करीब आकर रुक गई, बिना कुछ कहे रिक्शे में बैठ गई और मुझे चलने को कहा। मैंने भी सोचा शायद मेन रोड तक जाना होगा, सो मैंने रिक्शा स्टार्ट कर दिया। रास्ते भर मैं उसे शीशे से देखता रहा। उसने माथे पर टीका लगा रखा था, जिसे साफ जाहिर था कि वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती है। थोड़ी ही देर बाद मैंने उससे पूछा, मोहतरमा आपको कहाँ जाना है? उसने कोई जवाब ना दिया। जब मैंने ये सवाल दोबारा दोहराया तो बोली, आप ले चलें। मुझे लगा शायद शहर में नई आई है, इसलिए किसी जगह का पता नहीं है। शायद जगह देखकर इसे याद आ जाए। सो मैं रिक्शा लेकर चलता रहा, यहाँ तक कि मेन रोड ख़त्म हो गई। मैंने दोबारा पूछा, मोहतरमा आपने बताया नहीं, आपने कहाँ जाना है? बोली, जी साहब किसी भी मुसलमान बस्ती में उतार दो। अरे मोहतरमा, यहाँ सारे ही मुसलमान हैं, आप बताइए जाना कहाँ है? क्या आपके पास कोई पता है? मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। वो घबरा कर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, जहाँ आपका दिल चाहे छोड़ दें। इसके जवाब पर मैं भी बौखलाया। भला ये क्या बात हुई? अगर मंजिल का नहीं पता था तो सफ़र क्यों कर रही थी? मैंने थोड़ा गुस्सा किया तो वो रोने लग गई। मैंने कहा, मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे तसल्ली से जगह बता दीजिए। वो रोते हुए बोली, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, ना ही मेरा इस दुनिया में कोई वारिस है। आप मुझे अपने साथ अपने घर में ले चलो। मुझे बेशक घर में नौकरानी बना कर रख लो, मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाऊंगी और आपसे कोई तकाजा नहीं करूंगी। आपको बताता चलूं कि मैं पाँव से लंगड़ा हूँ। मैंने लकड़ी की टांग लगवा रखी है और इसी के सहारे रिक्शा चलाता हूँ, जबकि गांव में मुझे कोई रिक्शा देने पर तैयार ना था। वजह एक तो मेरा लंगड़ापन था और दूसरा ये कि मैं कोई काम नहीं कर सकता था। जाहिर है ऐसे में कौन अपनी बेटी का हाथ मुझे दे देता। मैंने एक लम्हे को सोचा और फिर इस लड़की से कहा, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम बताओ, तुम शादी करोगी? उसने कहा, कहो तो अभी चलूँ? नहीं, कुछ दिन दारुल अमान में रह लो, अपनी तरफ से इत्मीनान कर लो, फिर शादी के लिए रजामंद हो जाओ तो मुझे बता देना। ये सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। बोली, आप बहुत अच्छे हैं साहब, मुझे और क्या चाहिए? आप मुझसे शादी कर लो, मैं भी शादी करने को तैयार हूँ। सो अपने वकील दोस्त को फ़ोन करके उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया और कहा, मैं अभी इससे निकाह करना चाहता हूँ। उसने मुझे सोच विचार का मशवरा दिया, जिसे मैंने तहम्मुल से सुना और कहा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मगर मेरा दिल कह रहा है कि ये लड़की मासूम है। खैर, उनका काम था समझाना, सो उन्होंने समझा दिया। मुझे कहा कि मैं इस लड़की को लेकर कचहरी आ जाऊँ। अभी तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा था। आसिफ भाई से बात करने के बाद मैंने उससे नाम पूछा। उसने अपना नाम किरण बताया। मैंने रिक्शा मेन रोड से कचहरी की तरफ मोड़ा और 10 मिनट में कचहरी पहुंच गया। अपने दोस्त के चेंबर पर पहुंचा। वो मुझे अपने ऑफिस ले गया। आसिफ भाई के ऑफिस में उनके 3-4 दोस्त बैठे हुए थे। निकाह के वक्त पता चला कि किरण ने अभी ही इस्लाम कबूल किया है। वो 2-3 दिन पहले ही मुसलमान हुई है और अभी तक उसे नमाज रोजे का नहीं पता है। आसिफ भाई ने एक और सवाल किया कि वो कुंवारी है या नहीं, तो इस सवाल पर वो चुप हो गई। खैर, बाकी मामलात के बाद हमारा निकाह हो गया।
हम मियाँ बीवी के बंधन में बंध गए। मुझे किरण से मोहब्बत महसूस होने लगी। मैंने उसे बाजार से एक शाल भी लेकर दी और उसे रिक्शे में बिठाकर अपने घर ले आया। मैंने उसे कहा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का जोड़ा लेकर आता हूँ। पता नहीं क्यों इन कपड़ों में अच्छी नहीं लगती थी। मैं फटाफट बाजार गया। जमा पूंजी का तकरीबन 50% हिस्सा मैंने किरण के लिए कपड़े खरीदने और खाने पीने की चीज़ों पर लगा दिया। चीज़ें लेकर घर आया तो वो मेरी मुंतज़िर बैठी थी। मैंने उसे कपड़े दिए और कहा कि हाथ मुंह धोकर आ जाओ, तब तक मैं खाना लगाता हूँ। उसने हाँ में सर हिला दिया और कपड़े लेकर नहाने चली गई। नहा कर निकली तो उसका रूप निखर गया। मैंने उसे नज़र भर कर देखा तो वो शर्मा गई। मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और अपनी मोहब्बत की गर्मजोशी दिखाई तो वो भी काफ़ी खुश नज़र आने लगी और अब उसकी घबराहट भी कुछ कम हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि 2 घंटे में मेरी ज़िंदगी इतनी बदल गई। ऐसा लगता था कोई हसीन ख्वाब देख रहा हूँ। मैंने किरण का नाम मरियम रख दिया था। मैं जब भी मरियम के खानदान का पूछता तो वो टाल देती। मैं अभी उसे परेशान नहीं करना चाहता था, सो मैंने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया। उसने शहर को भी नहीं देखा था, लिहाजा मैं उसका दिल बहलाने पास के पार्क में ले गया। वहाँ जाकर वो बहुत खुश हुई। पार्क में घूमने फिरने के बाद हम एक ढाबे पर बैठे हुए थे कि एक आदमी हमें बार बार घूर रहा था। मैंने देखा उसकी दिलचस्पी मुझसे ज़्यादा मरियम में थी। खैर, मैं लड़ने झगड़ने का कायल नहीं था। शहरों में ये बातें आम होती हैं, मगर अब इसका घूरना नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था और उसकी हरकतें भी किसी हद तक मशकूक हो गई थी। थोड़ी ही देर बाद उसने फ़ोन कान से लगाया और बोला, हारे करतूस, कहाँ है तू? मैं तेरे लिए बहुत बड़ी खबर लाया हूँ। ये कहकर उसने नज़दीकी स्टेशन पर मिलने को कहा और फ़ोन बंद कर दिया और ढाबे से निकल गया। मरियम इन बातों से बेखबर थी, मगर मैं थोड़ा परेशान हो गया था। न जाने इन लोगों की क्या नीयत थी। खैर, हमने जल्दी से खाना खाया और अपने घर की तरफ चल दिए। रास्ते में मैंने महसूस किया कि कोई हम दोनों का पीछा कर रहा है, मगर ज्यों ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मुझे सब कुछ नॉर्मल लगा। हम तकरीबन 1 घंटे में अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो मगरिब की अजान हो रही थी। मैंने नमाज अदा करनी थी। मरियम को घर में ही छोड़कर खुद मस्जिद चला गया और उसे सख्ती से हिदायत की कि कोई भी आ जाए तुम दरवाज़ा मत खोलना, और अगर मेरा भी कहे तो उसे कह देना कि मैं मस्जिद नमाज पढ़ने गया हूँ। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं नमाज पढ़कर घर वापस आया तो मरियम घबराई हुई थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि मेरे जाने के बाद कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था, इतनी ज़ोर से कि जैसे दरवाज़ा तोड़कर वो अंदर आना चाहता हो। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा शायद मेरा कोई जानने वाला होगा। पहले मैं अकेला होता था, सो मेरे दोस्त कोई लिहाज वगैरह नहीं करते थे। यकीनन उन्हीं में से कोई होगा। मैंने साथ वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे जाने के बाद 2 लोग आए थे। उनको मोहल्ले में पहले कभी नहीं देखा था, सो मोहल्ले वालों ने उन्हें निकाल दिया। आखिर वो कौन लोग थे और हमसे क्या चाहते थे? अगली सुबह जुमा था। मैं घर पर ही था क्योंकि जुमा वाले दिन मैं रिक्शा नहीं चलाता था। मेरी दुल्हन को आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, सो मैं नाश्ता बाहर से ही लाता था। इस दिन भी मैं हलवा पूरी लेने बाहर गया था। वापसी पर आया तो दरवाजे पर 2 लोग खड़े थे और मुसलसल दरवाज़ा बजा रहे थे। मैंने पूछा, तुम लोग कौन हो? बोले, तुमने हमारी लड़की को इस घर में रखी है। मेरे घर में मेरी बीवी है और उसका नाम मरियम है। अरे हम सब जानते हैं वो हमारी बीवी है। तुमने उसे ज़बरदस्ती यहाँ रखा हुआ है। अभी दरवाज़ा खोलो, उसे हमारे हवाले कर दो। मैंने इनकी बदमाशी देखी तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने हलवा पूरी साइड पर रखी और बाजू चढ़ाकर बोला, हिम्मत है तो ले जाकर दिखाओ। ये मेरा मोहल्ला है, सब लोग यहाँ मुझे जानते हैं। अगर ज़्यादा बोले तो ऐसा पिटवाऊंगा कि वापस अपनी टांगों से नहीं जा सकोगे। ये मेरा कहना था कि उस शख्स ने मुझे गिरेबान से पकड़ लिया और बोला, तुम्हारी ये हिम्मत, शायद तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरा नाम कारतूस है और मेरे नाम से बड़े बड़े लोग कांपते हैं। मुझे तुमसे कोई डर नहीं है, जो करना है कर लो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। हमारी लड़ाई और शोर सुनकर मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए थे। ये लोग दंगा फसाद मचा रहे थे। किसी ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस के आते ही ये लोग डरकर भागने लगे, मगर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और पूछा, तुम लोग किस शरीफ आदमी को तंग कर रहे थे?
मोहल्ले वालों ने भी मेरी हिमायत की, जिस पर इन लोगों ने बताया कि मैंने इनके कबीले की एक औरत को अपने घर में ज़बरदस्ती कैद किया हुआ है। हालांकि वो उनके खानदान में ब्याही जा चुकी है। पुलिस वालों ने ये सुना तो अपने लेडी कांस्टेबल को भी साथ ले आए और घर की तलाशी लेने को कहा। मरियम इस सब से बहुत ज़्यादा खौफजदा हो चुकी थी और खौफ से कांप रही थी। उसने पुलिस के सामने बयान दिया कि मैं इस शख्स की बीवी हूँ। मैंने पुलिस को अपना निकाहनामा भी दिखा दिया। पुलिस को यकीन दिलाने में कामयाब हो गया तो पुलिस इन लोगों को अपने साथ थाने ले गई। इनके जाने के बाद कुछ सुकून मिला। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये लोग कौन थे और बिला वजह तो नहीं आए होंगे। ज़रूर ये मरियम को जानते होंगे। खैर, मैंने दरवाज़ा बंद किया तो देखा मरियम रो रही थी। मेरे दिल में भी अभी उसकी मोहब्बत है। मैंने मरियम को नाश्ता करवाया और फिर कहा, मरियम, तुम मेरी ज़िंदगी बन गई हो। अगर तुम मुझे अपने माजी के बारे में नहीं बताओगी तो मैं कैसे इन लोगों से बच पाऊंगा। मैं तंग तनहा आदमी हूँ। अगर कहीं कोई नुकसान हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे पूछने पर मरियम ने बताया कि उसका ताल्लुक गैर मजहब कबीले से है। ये शख्स जिसने अपना नाम कारतूस बताया था वो उसका नाम नेहात शौहर था। मजीद पूछने पर मरियम ने बताया कि ये लोग 7 भाई थे, इनकी कोई बहन ना थी और अपने कबीले में उन्होंने बदमाशों की टोली बना रखी थी। ये किसी शख्स से जो बात मनवाना चाहते थे अपनी ताकत की बिना पर मनवा लेते थे। इस इलाके में बाज़ाहिर तो सारे शरीफ थे और रस्मों रिवाज के पाबंद थे, मगर घर में बुराई का ऐसा शर्मनाक भाव था जिसे बयान करते हुए भी शर्म आती थी। गांव में सोने और चांदी के बगैर कोई शादी नहीं होती थी। बाज़ औकात लोगों की सारी जमा पूंजी एक ही शादी पर ज़ाया हो जाती थी। आज से 6 महीने पहले मेरी भी शादी हुई थी। मुझे सोने और चांदी से तौल दिया गया। मेरे माँ बाप को भारी रकम भी पेश की गई और मैं ब्याह कर कारतूस के घर आ गई। शादी वाले दिन घर में कोई औरत ना पाकर मुझे अजीब सी उलझन हुई। इसके भाई मुझे मजाक में छेड़छाड़ करने लगे जो मुझे बहुत नागवार गुजरता। मैं अपने इलाके की रिवायत से तो वाकिफ थी और मुझ पर यह लाजिम था कि मैं अपने देवर और जेठों की भी खिदमत करूं, बल्कि उनके तस्कीन का भी जरिया बनूं। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल ये गवारा नहीं करता था। उस दिन से अजियतों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं इन लोगों के लिए खिलौना बन गई थी। सारा दिन काम की थकन और फिर ताक रातें मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं कोई भेड़ बकरी हूँ। हैरत की बात यह थी कि ये सब भाई मुझे दिन के उजाले में भाभी कहते थे। कबीले वालों के सामने बड़े मासूम थे। मैंने पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत पर भरोसा करके उसे ये बातें बताने की कोशिश की तो वो बोली, मेरे 3 देवर और 2 जेठ थे। मैंने तो कभी एतराज़ नहीं किया कि कौन मेरा शौहर है। जिस घर में जितने मर्द होते हैं उन सबकी तुम पर जिम्मेदारी है, फिर चाहे वो तुम्हारे साथ जैसा सलूक करें, तुम्हें औरत होने के नाते सब सहना पड़ेगा। यही हमारे रस्मों रिवाज हैं और उन्हीं पर तुम्हें उतरना पड़ेगा। मैंने ये बातें सुनी तो मुझे सख्त हैरत का झटका लगा कि जुर्म और बुराई हर घर में खामोशी से जारी थी। शायद इसलिए कि लोग शादियों पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते थे और मुझे इन बातों का इल्म नहीं था। मगर शायद मेरे अंदर एक पाक रूह थी और मैंने बस्ती से भागने का फैसला कर लिया। मगर मुझे अपनी मंजिल का पता नहीं था। बस्ती से थोड़ी दूर लारी अड्डा था। मैं बस में चढ़कर बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी। बस का सफ़र खासा लंबा था। मैं भी इत्मीनान से बैठ गई कि कम से कम अपनी बस्ती से तो दूर निकल जाऊंगी। इसी बस्ती का एक नौजवान जोड़ा बैठा हुआ था। आदमी के चेहरे पर दाढ़ी थी और औरत ने बुर्का पहन रखा था। मैं उन्हें हैरत से देख रही थी। मैंने देखा सामने वाली सीट पर बैठा एक शख्स दिल जमीन से बुर्के वाली औरत को देख रहा था। बुर्का पोश लड़की की मर्द की नज़र जब उस आदमी पर पड़ी तो वो गुस्से से पागल हो गया और उसने उसे बेनकत सुना दी और बस का सारा अमला उसी पर चढ़ दौड़ा और उसे बस से बाहर निकाल दिया गया। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुई कि क्या कोई मर्द अपनी औरत की इतनी हिफाजत कर सकता है, जबकि हमारे इलाके में इस बात को फख्र की अलामत समझा जाता था कि कोई मर्द किसी औरत पर दिलचस्पी ले। ऐसा होता तो औरत का मालिक उस औरत को कुछ अरसे के लिए पैसों के औज उसके हवाले भी कर देता था। मेरे लिए इस आदमी का ये रवैया उम्मीद की किरण थी। मालूम करने पर पता चला कि ये मुसलमान हैं। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि शादी करूंगी तो किसी मुसलमान मर्द से। तभी जब मैं आपके रिक्शे पर बैठी थी तो मैंने कहा था कि मुसलमान बस्ती में मुझे उतार दें।
और फिर जब आपसे मिली तो मुझे लगा कि आप वाकई शरीफ इंसान हैं। और यकीन मानिए, आपने कारतूस से जो कल लड़ाई की है, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मुझे तहफ़्फ़ुज़ का ऐसा एहसास हुआ कि मैं आपकी गुलाम बन गई हूँ। मैं कभी भी आपका ये एहसान नहीं भूल सकूंगी। ये कहकर सिखाया और नमाज भी सिखाई। अब वो अपने माजी को भूल चुकी है। हम वो जगह छोड़कर एक नई जगह मुंतकिल हो गए हैं। उसके आने से मेरे नसीब ऐसे खुले कि मैंने 1 से 4 रिक्शे ले लिए हैं। अब मेरी अच्छी खासी आमदन है। मुझे यकीन है कि ये सब अल्लाह ताला ने मुझे मरियम के नसीब से अता किया है। अगर मैं उसे दुत्कार देता और उसके साथ अच्छा सलूक ना करता तो यकीनन इस मज़हब से भी दूर चली जाती। मैंने ना सिर्फ उसको कबूल किया बल्कि उसको इज्जत भी दी। आज वो मेरे साथ बहुत खुश और मुतमईन हैं। मैं 2 बच्चों का बाप भी बन चुका हूँ। अल्लाह ताला हमारे जोड़े को यूं ही सलामत रखे। तो माशाल्लाह कितनी अच्छी स्टोरी थी और ये सच हुआ है। पाकिस्तान की स्टोरी है ये शायद। तो ये जो है वो सच्ची स्टोरी है और माशाल्लाह कितनी अच्छी बात है ना कि हम रिप्रेजेंट करते हैं बिना बात किए, बिना कुछ, हमारे सिर्फ एक्शन बताते हैं कि हम मुसलमान हैं। और माशाल्लाह ऐसे ही लोग अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करे हर चीज़ से, उनकी इज्जत करे, उनकी हर जायज़ जो ख्वाहिश है उनको पूरा करे। ये तो हमारा इस्लाम भी सिखाता है। और भी बहुत सारी है हुकूक है जो अपने वाइफ के टूवर्ड्स से जो पूरे करने चाहिए। और क्या चाहिए एक औरत को, और कुछ भी नहीं चाहिए। अपने हस्बैंड से मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और कहते हैं ना कुछ वक्त, बस यही। और कुछ कुछ लोग होते हैं जो ये सब नहीं देते, इवन रिस्पेक्ट भी नहीं करते। तो उन लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत बुरी बात है। ये आपके अंदर की क्वालिटी को बयां करता है। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि एक औरत भी इंसान ही होती है। और अपने इस्लाम से है कि औरत जो है वो आपका घर संभालती है, आपको संभालती है। और आपको, आपके लिए वो सारे उसके जो घर है उसे छोड़ के आती है। तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसे जो है वो अच्छा रखे, उसकी इज्जत करे, उसके हर ख्वाहिशात को पूरा करे और उससे हमेशा प्यार से रहे। मैंने कर रही हर नाजायज़ उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं, लेकिन हर जायज़ ख्वाहिश जो है उसकी वो पूरा करने की हर हस्बैंड को तौफीक अता फरमाए। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो पता है क्या करना है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और शेयर करना है आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।